टॉपिक है वो है व्रण की चिकित्सा सिद्धांत। सभी प्रकार के व्रणों के प्रारंभ से ही वमन, विरेचन, शस्त्रकर्म, वस्तीकर्म इन शोधन उपायों में जो उचित हो अर्थात कुपित दोष के निहरण हेतु जो मार्ग समीप में हो उसके द्वारा शोधन करनी चाहिए। इसके बाद व्रण चिकित्सा के लिए आचार्य सुश्रुत ने 60 प्रकार के उपकर्म और आचार्य चरक ने 36 प्रकार के उपकर्मों का वर्णन किया है। आचार्य चरक अनुसार व्रण के 36 उपकर्म शोभन, शर्वेद, शस्त्रकर्म, पाटन, व्यधन, लेखन, प्रक्षालन, सीवन, पाटन, व्यधन, चैव, छेदन, लेखन तथा अपपीड़न, निवारण, संधान, स्वेदन, शमन, ऐषण, शोधन कषाय, रोपण कषाय, शोधन प्रलेप, रोपण प्रलेप, शोधन तेल, रोपण तेल, शोधन घृत, रोपण घृत, बाहरी प्रत्याच्छादन, अभ्यंतर प्रत्याच्छादन, बंधन, पथ्य भोजन, उत्सादन, अवसादन, काठिन्यकरण, कठिनता उत्पन्न करने वाला आलेप, मार्दव कर धूप, मार्दव कर आलेप, वर्ण्य अवचूरण, रोपण अवचूरण। इसके बाद है आचार्य सुश्रुत अनुसार व्रण के 60 उपकर्म अपतर्पण, आलेप, परिक्षेप, अग्यंग, स्वेदन, विलापन, अपनाह, पाचन, विस्त्रावन, स्नेहन, वमन, विरेचन, छेदन, भेदन, धारण, लेखन, ऐषण, आहारण, व्यधन, वित्राणन, सीवन, संधान, पीड़न, शोणित, स्थापन, निवारण, उत्कारिका, शोधन कषाय, शोधन वर्ती, शोधन कल्क, शोधन सर्पी, शोधन तेल, रसक्रिया, चूर्ण, व्रण बंधन, उत्सादन, अवसादन, मृदु कर्म, दारुण कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म, कृष्ण कर्म, पांडु कर्म, प्रतिसारण, रोम संजन, लोम अपहरण, वस्ती कर्म, उत्तर वस्ती कर्म, बंधन, पत्रदान, क्रमी घन ग्रहण, विषघन, शिरोविरेचन, नस्य कवल धारण, धूम, मधु सर्पी, यंत्र, आहार, रक्षा विधान। षष्ठी कर्म के अंतर्गत आचार्य गयादास पाचन कर्म नहीं मानते तथा आचार्य जेजट लोमहापरण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद है हमारा सारांश है कि 6 मूल वाले यानी कि वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात, आगंतुक, 8 अधिष्ठान, 8 व्रण वस्तु और 5 लक्षण गंध, वर्ण, स्त्राव, वेदना, आकृति से पहचाने गए व्रण की चिकित्सा 60 उपकर्मों तथा चतुर्पादों में चिकित्सक रोगी को परिचारक औषधि के द्वारा दी जाती है। दुष्ट व्रण चिकित्सा दूषित व्रणों में ऊर्ध्व और अधोशोधन, विशोषण, आहार और रक्तमोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। दूषित व्रण प्रक्षालन के लिए आरकवध आदि और सुरसा आदि गण के द्रव्यों का क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए तथा शोधन कर्म के लिए इन्हीं द्रव्यों के कषाय से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। क्षार कर्म द्रव्य से के तल्क के द्वारा सिद्ध किया गया तेल का प्रयोग व्रण शोधन के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट वन है दोष के अनुसार कल्क द्रव्यों का प्रयोग। तो वातज व्रणों में ऊर्ध्व तथा अधोशोधन, विश्लेषण, आहार और रक्तमोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। दूषित व्रण प्रक्षालन के लिए आरकवध आदि और सुरक्षा आदि के द्रव्यों का क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए तथा शोधन के इन्हीं द्रव्यों के लिए कषाय से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। क्षार द्रव्यों के कल्क के द्वारा सिद्ध किया गया तेल का प्रयोग व्रण शोधन के लिए करना चाहिए। दोष के अनुसार कल्क द्रव्यों का प्रयोग वात दुष्ट व्रण में सैंधव, त्रिव्रत, ऐरणवन, पत्र कल्क, पित्त दुष्ट व्रण में तीव्रत, हरिद्रा, मुलैठी, तिलकल्वक, कफत दुष्ट व्रण में तिल, तेजोवती, दंती, सर्जी, क्षार, चित्रका, कल्क। प्रमेह और कुष्ठ में उत्पन्न व्रणों की चिकित्सा हेतु भी दुष्ट व्रण चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। व्रण में पथ्य, अपथ्य, अपथ्य आहार विहार, नूतन धान्य, तिल, मटर, कुल्थी, हरित वर्ण के शाक, अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान द्रव्य, गुण और पिष्टी आटे के बने आहार पदार्थ, शुष्क मांस, शुष्क शाक, बकरी, भेड़, अनूप देश तथा जल में रहने वाले प्राणियों का मांस व वसा, शीतल जल, कचरा, खीर, दही, दूध, तक्र आदि व्रणी के लिए अपत्य हैं। ये सभी पदार्थ दोषजनक एवं पूर्ण वर्धक हैं। सभी प्रकार के बद्ध, विकारी, मैरई, अरिष्ट, आसव, सिद्धू, चूरा आदि अपत्य हैं। वायु, धूल, धूम, धूप, धुआं, अति भोजन, अनिष्ट शब्द का श्रवण और अनिष्ट वस्तु का दर्शन, ईर्ष्या, क्रोध, रात्रि जागरण, विषम भोजन, विषम शय, उपवास, जोर से बोलना, व्यायाम आदि, देर तक खड़े रहना, अधिक पैदल चलना, शीत व वात का सेवन, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण तथा मक्षिक, मटर आदि बाधाओं का व्रणी को परिण कर देना, अधिक देर तक खड़े रहना, अधिक बैठते रहना, घूमना, दिन में सोना, इन्हीं शक्ति होने पर भी व्रणी को नहीं
करना चाहिए। किसी भी प्रकार का श्रम करने के व्रण में शोधन उत्पन्न होता है तथा रात्रि में जागने शोथ व लालिमा करना उत्पन्न, दिन में शयन करने से शोथ लालिमा व वेदना उत्पन्न होती है। स्त्री संभोग करने से शोथ लालिमा वेदना और मृत्यु होती है। व्रण को दबाना और खुजलाना नहीं चाहिए। पथ्य आहार विहार पुराने शाली चावलों का घृत से सिद्ध भात जंगम मांस तंडुले आदि जीवंती सुनिश्चित वास्तु का बथुआ बाल मूली बैगन परवल करेला दाड़िम रस और आमलकी स्वरस मुदग सुक्त सत्तू विलेपी कुलमाश उष्ण जल आदि पथ्य। व्रण में बालों से बनी हुई पंखे से हवा करनी चाहिए। सर्षप निम्नपत्र घृत और लवण के द्वारा दिन में 2 बार लगातार 10 दिन तक व्रण में धूपन करना चाहिए। उपद्रव सुश्रुत के अनुसार व्रण के उपद्रव 2 प्रकार के बताए गए हैं। उपद्रव 5 और व्रणी के उपद्रव 10। 5 कौन से हैं? गंध वर्ण वेदना स्राव आकृति के अनुसार। ज्वर अतिसार मूर्छा हिक्का छद्री अरोचक श्वास कास विपाक और तृष्णा ये 10 व्रणी के उपद्रव हैं। फिर आचार चरक के अनुसार विसर्प पक्षाघात सिरा स्तंभ अपनातक मोह उन्माद व्रणरुजा ज्वर तृष्णा हनुग्रह कास छद्री अतिसार हिचकी श्वास व्यापथु व्रणयतिगार यानी कि व्रणी पुरुष के लिए सर्वप्रथम व्रणितिकार की व्यवस्था करनी चाहिए। व्रणितिकार श्रेष्ठ भूमि निर्मित होना चाहिए। रोगी का अंतराल पवित्र भूमि में बना होना चाहिए। प्रशस्त भूमि में बने हुए व्रणितिका सीधे आने वाली धूप व हवा के झोंकों से बचित होता है। उसमें रहने से शारीरिक व मानसिक रोग नहीं होते। ऐसे व्रणितिकार में पीड़ा से रहित उचित प्रमाण वाली तथा शुद्ध वस्त्र से आच्छादित मन को प्रिय लगने वाली पूर्व दिशा में गमन सिरहाने वाली शैया होनी चाहिए तथा सिरहाने के नीचे चाकू छुरी आदि शस्त्र रखे होने चाहिए। व्रणितिकार में रोगी का सिर पूर्व दिशा में होना चाहिए क्योंकि पूर्व दिशा में देवताओं का स्थान होता है। सूतिकागार निर्माण विधि में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि आतुराग में प्रति व्यक्ति के कमरे का नाप 8 हस्तायतम चतुर्हस्ता विस्तृत होना चाहिए। सद्योव्रण निदान विभिन्न प्रकार के धार वाले तथा मुख वाले शस्त्रों के आघात से शरीर के विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के व्रणों की उत्पत्ति होती है। सद्योव्रण एवं शरीर व्रण में भेद केवल उत्पादक हेतु का ही होता है। सद्योव्रण को ही शरीर व्रण का आगंतुक भेद कहा गया। आगंतुक व्रण की आकृति आयत चतुरस त्रिकोण मंडल अर्धचंद्राकार विस्तृत कुटिल शराब के समान बीच में दबा हुआ वातादि दोषों के कारण उत्पन्न हुए स्वयं विदगर होने पर आगंतुक व्रण होता है। ये व्रण चिकित्सक के द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं। व्रण आकृति के ज्ञान का महत्व। व्रणों की आकृति का ज्ञान रखने वाले शल्य चिकित्सक भ्रंश भयानक और विकृत वाले व्रण को देखकर घबराता नहीं है। सद्यो व्रण भेद। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सद्यो व्रण के 6 प्रकार होते हैं। छिन्न भिन्न विद व्रण छत व्रण पिच्छित व्रण घृष्ट व्रण। अष्टांग हृदय में 8 प्रकार के सद्यो व्रण बताए हैं। ग्रष्ट अवकृत पिचित प्रबलित पातित विद्ध भिन्न विदालित। अष्टांग संग्रहकार ने सद्योव्रण के प्रमुख 3 भेद बताए गए हैं और इन 3 प्रकारों को उन्होंने छत कहा है। छिन्न विद्ध और पिच्छित। छिन्न व्रण के पुनः 5 भेद बताए हैं। पृष्ठ अवकृत विच्छिन्न प्रबलित पातित। विद्ध व्रण के पुनः 8 भेद बताए गए। अनविद उत्तुंडलिका अतिवृद्धि निर्विद अनुभिन्न विनोद अति विभिन्न और पिच्छित व्रण के पुनः 2 भेद किए हैं। सवर्ण अवर्ण। नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत के अनुसार सद्यो व्रण के भेद। छिन्न व्रण विस्तृत आकृति वाले त्र्यक व्रण या सीधा तथा शस्त्र प्रहार के साथ आदि अंगों को कटकर पृथक हो जाने पर जो व्रण बनाते हैं उन्हें छिन्न व्रण कहते हैं। इसके बाद है भिन्न व्रण। यदि शरीर का कोई आशय भाला शक्ति त्रष्टिक
और तलवार आदि शस्त्रों के अग्रभाग तथा सिंह आदि के प्रहार से क्षतिग्रस्त हो जाए तथा उसमें कुछ स्त्राव होता आने लगे तो ऐसे व्रण को भिन्न कहते हैं। कोष्ठ भेदन के होने पर कोष्ठ में रक्त भर जाने से ज्वर और दहा होता है। उसके बाद है मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग, मुख और नासिका के रक्त स्त्राव होता है। इसके बाद है मूर्छा, श्वास तृष्णा उत्पन्न होती है, रोगी को आधमान होता है और तथा भोजन में आरुचि होती है। इसके बाद है मुख, मल मूत्र वायु का अवरोध होता है तथा रक्त स्वेद स्त्राव होता है। आंखों में लालिमा आ जाती है, मुख से लोह गंधी आती है और शरीर से दुर्गंध आती है। हृदय और पार्श्वों में शूल होता है। आमाशयगत रक्तस्राव के लक्षण, आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर बार बार रक्त का वमन, आगमन और तीव्र उदरशूल होता है। पक्वाशयगत रक्तस्राव लक्षण, पक्वाशय में एक रक्त एकत्र होने पर वेदना और भारीपन, नाभि प्रदेश के नीचे शीतलता तथा स्रोतस में रक्तस्राव होता है। आंत्र के भिन्न होने पर भी आंत्रों के सूक्ष्म छिद्रों से उनमें रक्त भर जाता है और उसमें भारीपन उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार बंद मुख वाले घड़े को पानी में डुबो देने पर उसके सूक्ष्म छिद्रों से उसकी जल भर जाता है। विद्यवर्ण, यदि सूक्ष्म मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से आशय से के अतिरिक्त अन्य अंग में भेदन हो, जिसके अंग ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जिसमें अंग शल्य सहित हो और अथवा शल्य रहित हो, उसे विद्य व्रण कहते हैं। छतव्रण, जो व्रण ना तो अधिक छिन्न हो और ना ही अधिक भिन्न हो, अपितु छिन्न और भिन्न दोनों व्रणों के लक्षणों से युक्त हो तो उसमें विषम व्रण को छतव्रण कहते हैं। पिच्छित व्रण, प्रहार तथा दबाने के कारण अस्थि के साथ ही कुचलकर जो अंग फैल जाता है उसे तथा मज्जा और रक्त से भरकर उसे पिच्छित व्रण कहते हैं। घृष्ट व्रण, घर्षण, रगड़ अथवा अन्य प्रकार के आघात के कारण अंग के त्वचा रहित हो जाने पर तथा ऊष्मा और स्त्राव से युक्त व्रण को घृष्ट व्रण कहते हैं। सद्यो व्रण चिकित्सा, छिन्न भिन्न व्रण, विद्य व्रण, छत व्रण से रक्तस्राव अधिक होता है। रक्तक्षय के कारण वात दोष प्रकोपित होकर तीव्र वेदना उत्पन्न करता है। इस अवस्था में स्नेहपान एवं परिचय हितकर होता है। इन व्रणों में वेश्वा तथा स्निग्ध कृष्णा से उपनाह बांधता है। धान्य से स्वेद स्निग्ध पदार्थों का आलेप तथा वर्तघन औषधियों से सिद्ध स्नेह वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। पिच्छित व्रण और घृष्ट व्रण से रक्तस्राव अधिक नहीं होता है, इस कारण इसमें अत्यधिक दाह नहीं, पाक नहीं होता। इस अवस्था में व्रण की ऊष्मा तथा दाह और पाक को रोकने के लिए शीतल आलेप और परिषेक का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीवा यदि कृष्णातिक प्रदेश तक कट गई हो और उसमें वायु की बाहर निकल रही हो तब ग्रीवा को यथा स्थान रखकर सीवन कर्म का व्रण बंधन करना चाहिए। हस्त पादादि शाखाओं में व्रण होने पर वैदिक विधि से सीवन करके गौफणा बंध बांधना चाहिए। पूर्ण रूप से कटी हुई शाखा को उष्ण तेल से जलाकर कोषबंध बांधना चाहिए। नेत्र से गोलक से बाहर आ जाने पर उसे हाथ से पुनः भीतर प्रवेश करवाकर उसे कमल पत्र से ढक लेना चाहिए। पश्चात अजाग्रत से तर्पण कर नस्य कर्म करना चाहिए। इसके बाद उदर में मेदोवर्ती बाहर आने पर उसे सूत्र से बांधकर अग्नि तप्त शस्त्र से छेदन करना चाहिए। अभिन्न आंत्र के बाहर आ जाने पर उसे पुनः उदर में प्रवेश करवाना चाहिए। आंत्र के भिन्न होने पर व्रण के दोनों सिरों को पीपली के सिर द्वारा पकड़ाकर उदर में प्रवेश करवा देना चाहिए। पीपली द्वारा सीवन आधुनिक माइकल स्ट्रक्चर्स क्लिप के समान प्रतीत होता है। तृण, रक्त और धूलि से लिप्त आंत्र को दूध के धोकर घृत का लेप कर नाखून कटे हुए हाथ से शल्य चिकित्सक को उदर में प्रविष्ट कराना चाहिए। अंकुश से भ्रक्षण करना, बाहर निकल आने पर रोगी के पैर तथा नेत्रों को जल से धोकर भ्रक्षणों को अंडकोश के अंदर प्रविष्ट कर तुन्य सेवनी विधि से सीवन करना चाहिए। इसके पश्चात अंडकोश को सहारा देने हेतु कटी प्रदेश में पट्टी लपेटकर गौफर्णी का बंध बांधना चाहिए। इस व्रण को स्नेह द्वारा परिषेक नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रण में क्लेद उत्पन्न होता है। सिर में घुसे हुए शल को निकालकर व्रण में बालवर्ती प्रविष्ट करनी चाहिए। ऐसे करने से मस्तूलंग का स्त्राव नहीं होता। मस्तूलंग स्त्राव होने पर कुपित हुआ वात दोष रोगी की मृत्यु कर देता है। व्रण रोहण के साथ साथ बालों को एक एक करके निकालते रहना चाहिए। शरीर के किसी अन्य अंग से शल्य को निकालकर स्नेहवर्ती प्रविष्ट करानी चाहिए। व्रण को रक्त रहित करने के पश्चात सद्य छत के लिए कही गई विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिस रोगी के अंग अपने स्थान से च्युत हो गए हो
उसमें पुनः ही रक्त रहित करने के पश्चात सद्य शतकई विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिस रोगी के अंग अपने साथ से चयित हो गए हो, जो ऊंचे स्थान से गिरा हो, कुचल गया हो तथा जिसे आघात हुआ हो, उसे तेल से भरी हुई द्रोणी में लेटाना चाहिए और मांस रस का सेवन कराना चाहिए। छीण और मर्म स्थान में आघात लगे हुए रोगी के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। जो व्रण अधिक गहरे तथा सूक्ष्म हो, उसमें रक्त को साफ करके सूक्ष्म नेत्र के द्वारा चक्र तेल से तर्पण करना चाहिए। नेक्स्ट है क्षत व्रण के शतज व्रण के चिकित्सा विधि तथा पिच्छित व्रण में भंगन संधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। ग्रस्त व्रण की वेदना में शीघ्र शांत करके औषधि का चूर्ण व्रण का उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कि वेदना युक्त सद्य क्षत व्रण का परिषेक उष्ण घृत या बला तेल से करना चाहिए। सर्व सद्यव्रण में पितेज वृद्धि के समान उपचार करना चाहिए। अदुष्ट सद्यव्रण से निम्न तेल चिकित्सा के उपयुक्त है: समंग आदि तेल, तालिश आदि तेल, मंजिष्ठा तेल, चंदन आदि तेल या फिर जाते आदि तेल। इसके बाद है जिस रोगी का मल मूत्र और अपान वायु अपने स्वाभाविक मार्ग से प्रवृत्त होता है तथा उपद्रव शांत हो तो वह रोगी भिन्न कोष्ठ होने पर भी जीवित रहता है। सद्यव्रण सामान्य चिकित्सा काल: सद्यव्रण को 1 सप्ताह तक कषाय, मधुर, शीतल, स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए और तत्पश्चात दुष्ट व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद है अर्थात 1 सप्ताह के बाद सद्यो व्रण दुष्ट होकर परिवर्तित होता है। मॉडर्न कोरिलेशन है कि इसे वाउंड और अल्सर कहते हैं। ठीक है, अल्सर क्या होता है, डेफिनेशन दे रखी है इसमें कि अल्सर इज अ ब्रेक इन द epithelial continuity or an ulcer is an discontinuity of the skin or mucous membrane which occur due to the microscopic death of the tissue. Next one is wound. A wound is a break skin or tissue caused by the external force which may be associated with the disruption of the structure and function. Difference between the ulcer and the wound: a wound is caused by the external forces whereas the ulcer is caused by the internal reason. Next one is an ulcer. Is in an ulcer the primary tissue breakdown is internal, that is the lesion is caused by an underlying disease or an internal the lesions is caused by an underlying disease or an internal reason. The distribution of the tissue is readily gradual, while in the wound the primary tissue breakdown is caused by a force originated from the external world and the disturbance of the tissue is typically acute. Examples of ulcer: the venous leg ulcer caused by the cardiovascular disease, diabetic foot ulcer caused by the diabetes, pressure ulcer caused by vascular status in the area the radiation burn, where the ionized radiation penetrate deep into the tissues causing the primary damage to the vascular structure which lead to the skin lesions or the secondary damage. Examples of the wound are traumatic wounds caused by the accident, surgical induced wound caused by the incision, thermal burn caused by the external heat, etiology of ulcer and wound: the venous disease, arterial disease, arthritis, autoimmune trauma, cut, contusion, abrasion, etc., chronic infection, TB, syphilis, etc., chemical injury, caustic acid, etc., neoplastic, squamous or basal cell carcinoma, sarcoma. The classification of wound: these type of wounds are caused by the sharp cutting object. Example: a sharp knife. There are the clean wound and managed by the simple wound closer or the suturing. Usually these wounds are very deep and damage only the skin. However, occasionally these wounds can be very deep, cutting into the muscle tendon or major blood vessels. Injury to the major blood vessels can cause the life-threatening bleeding. Injury to the blood vessels should be managed by the ligation and the catheterization, and the injury to the muscle and tendon which will be repaired with the suturing. Lateral wound or laceration is a deep cut in the skin. Laceration is a defined in a tear in the tissue caused by the shearing or crushing force, so it is a result of blunt trauma mechanism. Laceration is further characterized by incomplete separation of the stronger tissue elements such as the blood vessel and nerve. The laceration commonly occur over bony prominence, and there are irregular shaped wounds and abrased and continuous margin. These wounds should be thoroughly cleaned and all the deviated tissue should be debrided if needed.
Penetrating trauma is an injury caused by a foreign object piercing the skin which damage the underlying tissue and result in the open wound. The most common cause of such trauma is gunshot and stab wound. Radiological examination must be done to see any foreign body deep to the wound. The wound should be explored layer by layer, and any foreign body, if present, should be removed. The wound is closed with the primary suturing and with the supportive measure, example hemostasis, blood transfusion, respiratory support, and surgical repair of the damaged structure. The crushed wound. These type of wounds commonly occur in the road traffic accident, industrial injuries, and the characteristics by the loss of significant amount of tissue. This may be initially appear viable. Non-viable tissue must be debrided and the wound is closed with either a skin graft or a muscular flap. The abrasion wound, they are also known as a scrap, which are caused by the rubbing the skin against the hard or the rough surface. Abrasion are shallow wound that often don't bleed. These are managed by cleaning and antiseptic dressing. Contused wound, the contused or the bruise is bleeding just beneath the skin and the skin remains unbroken. It is usually caused by the fall from the height, blunt or trauma, etc. The classification based on the thickness of the wound. Superficial wound involves only the epidermis and the dermal papillae. Partial thickness wound with the skin lost to the deep dermis with only the deepest part of the dermis, hair follicle, shaft, and the glands. Sweat glands are left behind. Full thickness wound with the loss of the entire subcutaneous tissue causing the widening of the skin edges. Deep wounds are the one extended deeper across the fascia into muscles or the deeper structure. The complemented wounds are the one associated with the injury to the vessels or the nerves. The classification of the ulcer can be divided into two following categories: the clinical and pathological. Clinical are spreading, healing, callus, and the pathological non-specific, specific, malignant. The non-specific traumatic ulcer, arterial ulcer, venous ulcer, neurogenic ulcer, infective ulcer, diabetic ulcer, tropical ulcer, specific tuberculosis, syphilis, ectomyosis, etc. The malignant SCC or BCC. The commonly seen ulcers are the following: arterial ulcer caused by the peripheral vascular disease, arteriosclerosis, cervical rift, Raynaud disease. स्पेसिफिक ट्यूबरकुलोसिस ये हो चुका है. तो आर्टीरियल अल्सर में कॉज ड्यू टू द पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सर्वाइकल रिफ्ट, रेनॉल्ड डिजीज. चीफ कंप्लेंट सीवियर पेन, मोस्ट कॉमन साइट टोज, फीट, लेग्स एंड द अपर लिम्ब डिजिट. वेनस अल्सर में कॉज बाय द वेनस insufficiency, most common site medial aspects of lower 1/3 of the lower limb and ankle. Ulcer are painless. The tropical ulcer, the Africa, India as South Africa, America, caused by the trauma or insect bite like the Fusobacterium fusiform or the Borrelia. The clinical feature: abrasion, redness, papilla and the pustules and severe pain. Tropic ulcer, bed ulcer, diabetic ulcer, venous ulcer and malignant ulcer have been described as relevant ulcer. Locations of different ulcers: the arterial ulcer, tip of the toes, dorsum of the foot, long spinous varicosity with the ulcer, medial side of the foot, the short venous varicosity with the ulcer. Yes, varicosity with the ulcer, lateral side of the leg, perforating ulcer over the sole of the pressure points, non-healing ulcer over the shin. The parts of the ulcer: the following part represent the area of maximum activity of the ulcer. Edge: this is between the floor of the ulcer and the margin. Sloping edge: all healing ulcer like the traumatic ulcer. Venous ulcer: point out edge, grammatis ulcer, syphilis and tropic ulcer. Undermined edge: the tuberculosis ulcer. Raised edge, wedged edge, rodent ulcer or the basal cell carcinoma. Averted edge, rolled out squamous cell carcinoma. Margin: the margin is a junction between the normal epithelium and the ulcer. Base: it is the area on which the ulcer rests. The mobility: malignant ulcer are usually fixed while the benign ulcer are not fixed. Investigation: वही TLC है, DLC, ESR, urine examination, blood examination, chest X-ray, PAVU, TB. First of all, the culture and sensitivity: lower limb angiotherapy, cause of the arterial disease, X-ray of the affected area to rule out. Management: avoid treat the cause. The correct deficiency like vitamins and protein deficiency, appropriate antibiotic. The solution to treat the SLOUT H2 and use SOL, wound debridement and dressing, skin grafting, bleeding. What is wound healing? ये अगले वीडियो में करेंगे. अभी के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, तो थैंक यू.